हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 10 लाइट कवर कर लिया है फिज़िक्स का। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 11 से। ठीक है, चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब लाइट का कॉन्सेप्ट सबने समझ लिया है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। ह्यूमन आई सबको पता ही है कि जो इंसान की हमारी आँखें हैं उन्हीं की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, कलरफुल वर्ड देख पा रहे हैं। इस चैप्टर में हम आई का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्क, सब कुछ समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आने की डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस रहती हैं, तो अच्छे से ध्यान से समझना है। ये आपका एक रफ डायग्राम है इसका आई का, ह्यूमन आई का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड द सिलियरी मसल। इसके आगे ये छोटा सा पार्ट निकला हुआ है, इसको बोलते हैं आइरिस। और ये जो है आपका, ये है पपिल। इधर ये आगे की बिल्कुल जो हमारी फ्रंट लेयर है, आप देखेंगे आपको आगे एक फ्रंट लेयर दिखती है, डेट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। और कॉर्निया और पपिल के बीच में जो एक लिक्विड फिल होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अगर हम आइज़ के पीछे का पार्ट देखें तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन होता है आई का, वो ऑप्टिक नर्व से होता है। इसलिए हमारी आँख जो भी देखेगी वो कहाँ, सीधे हमारी माइंड के पास माइंड के पास एक वो पहुँचाएगी मैसेंजर के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, एंड देन हमारा माइंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ पे जो आपकी आई का कनेक्शन है वो ऑप्टिक नर्व से है। तो जैसे ही आपने कुछ देखा तुरंत माइंड के पास सिग्नल गया, एंड सिग्नल ने उसको क्या कर लिया, उसको हमारा मतलब समझ लिया कि वो क्या है, देन आपने उसी अकॉर्डिंग बिहेव किया। पीछे एक आई में छोटा सा स्पॉट भी होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्निया, पपिल और ऑप्टिक नर्व के बीच में जो लिक्विड होता है इस एरिया में, डेट इज़ कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे था एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे है विट्रस ह्यूमर। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि कॉर्निया और पपिल के बीच में कौन सा लिक्विड फिल होता है, विच लिक्विड इज़ फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड द पपिल। और ऑप्शन में आपको दोनों दिखेंगे, एक्वस भी और विट्रियस भी। इसलिए आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखना है कि विट्रस कहाँ पे है और एक्वस कहाँ पे है। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपकी आइज़ के, उसमें अलग अलग उन सबका अपना अपना फंक्शन है। ऑब्वियसली तभी ये अलग अलग हमारे पार्ट हैं। बट आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपकी आँख में कोई एक लेंस लगा हुआ है ना। हमने लाइट वाले चैप्टर में लेंसेज के बारे में पढ़ा था। उन लेंसेज को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि आइज़ में यहाँ पर ये एक लेंस लगा हुआ है। और ये कौन सा लेंस है? यस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि आई में कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि तो आई की कौन सी शेप है? आई इज़ स्फेरिकल इन शेप। कैसी है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप। इधर में थोड़ा सा डायग्राम भी आपको शो हो रहा है, इसलिए स्प्लिट किया हुआ है ना, स्फेरिकल इन शेप। और हैविंग, लगभग इसका जो डायामीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली है, हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़, क्योंकि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कितना डायामीटर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो इसका ये फ्रंट का पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ज है। बल्ज है मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है। आप अपनी आँख में भी देखेंगे, अभी उंगली लगा के मत देख लेने लगना कभी आँख में उंगली मार लो तो देखना आपकी आई में भी एक बल्ज है, जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और टफ मेम्ब्रेन है। ये जो बल्ज है ये एक मेम्ब्रेन से कवर है, ये ट्रांसपेरेंट भी है और टफ भी है। ट्रांसपेरेंट ये तभी तो आपको अंदर का ब्लैक पपिल भी दिख रहा है ना, अंदर जो बिल्कुल ब्लैक सा होता है आपकी आई में। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो आपको वो अंदर का नहीं दिखता। और ये थिक भी है। अब ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई इंसेक्ट भी आके आपकी आई से टकराया यहाँ पे, इससे कॉर्निया आके, तो वो उसमें कोई बहुत बड़ा घाव हो गया। हाँ, अगर आप बहुत पॉइंटेड चीज़ मारेंगे या फिर कुछ बहुत हैवी चीज़ मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कितना भी टफ हो उसमें चोट लग ही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत माइन्यूट सी चीज़ भी इफेक्ट कर दे। तो जो फ्रंट पोर्शन है, जो शार्पली बल्ज है और बाहर को निकला हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया।
इस चैप्टर में आपको हर चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम कॉर्निया की बात करें कि कॉर्निया क्या है, तो हमने समझ लिया कि जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन जो शार्पली बल्ज आउटसाइड, बाहर को निकला हुआ है ना, बल्जेस आउट, इज कवर्ड विद अ, किससे कवर्ड है, कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट एंड टफ मेम्ब्रेन, एंड बहुत मतलब थोड़ी टफ होती है ये मेम्ब्रेन, तो टफ मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोला जाता है, कॉल्ड कॉर्निया। तो समझ में आ गया सबको। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कॉर्निया ऑफ आई, तो दिस इज़ द पार्ट विच इज़ बल्ज आउटसाइड एंड इज़ ट्रांसपेरेंट एंड टफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और क्या है, टफ मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करें बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे, ये हमारा कॉर्निया है ना, इसके जस्ट पीछे देयर इज़ अ रीजन जहाँ पे क्या है, लिक्विड है, एंड दिस लिक्विड इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। क्या कहा जाता है इस लिक्विड को, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक हमारा ऐसा रीजन है जो लिक्विड से फिल है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो एक हमारा सर्कुलर कलर डायफ्राम है, उसको बोल रहे हैं, ये जो है ये सर्कुलर कलर, ये दिस इज़, ये गोल गोल सा होता है, थोड़ा ऐसे बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। क्या बोलते हैं इसको, आइरिस। फिर आइरिस के पीछे एक होल है सेंटर में, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल। इसको क्या बोलेंगे, जो होल सा है बीच में, प्यूपिल। ठीक, जो होल है बीच में उसको पिपिल बोलेंगे। और अगर इसके पीछे देखेंगे तो ये हमारी सिलेरी मसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, ये इसको सिलेरी मसल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, सिलेरी मसल, जिन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस को हेल्ड कर रखा है ना, सिलेरी मसल ने ही कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। अगर हम आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर देते हैं, बिहाइंड आइरिस इज़ अ क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कौन सा लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कॉन्वेक्स लेंस, हेल्ड इन प्लेस, जो प्लेस पे रुकी हुई है अपने, कैसे रुकी हुई है, हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये कॉन्वेक्स लेंस को अपनी प्लेस पे होल्ड करके रखता है। क्लियर। आफ्टर द लेंस क्या है, आई के अंदर एक लिक्विड है, डेट इज़ कॉल्ड विट्रियस लिक्विड। लेंस के जस्ट बाद ही एक रीजन है जहाँ पे हमारा लिक्विड फिल है, और उसको क्या बोलते हैं, विट्रियस लिक्विड। और जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ बनती है, अंदर की तरफ। ये जो रेटिना है ना पीछे, अरे रेटिना तो हमने मिस ही कर दिया, ये जो आपकी लाइन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये रेटिना है, और यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। पीछे की साइड आपकी आँख ने जो भी कुछ देखा वो क्या बन जाएगा, वो इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे। और रेटिना के पास में एक, रेटिना पे ही ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो किससे कनेक्ट होता है, वो होता है हमारा ऑप्टिक नर्व से। वो उसी के थ्रू जो है, क्या है, उसी के थ्रू नहीं सॉरी, जो इमेज है आपकी वो कहाँ बनी, रेटिना पे। और जो ये ब्लाइंड स्पॉट है ये हमारा इनसेंसिटिव है लाइट के तरफ को, ये कोई रिएक्ट नहीं करता है। ये ब्लाइंड स्पॉट जो है टोटली इनसेंसिटिव है लाइट से। क्लियर। और ये कहाँ जाता है, रेटिना कंटेन अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर द आई। जहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट है यहीं से हमारी ऑप्टिक नर्व जो है कहाँ, आई में एंटर होती है। एंड दिस पार्ट इज ब्लाइंड स्पॉट इज टोटली इंसेंसिटिव टू लाइट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मैंने बता दिया है कि ब्लाइंड स्पॉट को कहते हैं। वाई ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड, क्यों कहा जाता है, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है ना, तो क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द स्पॉट विच इज टोटली insensitive to light. It is the part or spot which is totally insensitive to light. ठीक है, which is totally insensitive to light, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पिपल। आपने सबके बारे में देख लिया है, अब हम इनके अलग अलग पार्ट्स में क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है ना। फंक्शंस, सब फंक्शन पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसका, आइरिस एंड पिपल का। अगर हम फंक्शन देखेंगे, ठीक, आइरिस का देख लेते हैं। तो जो देखो कहाँ लगा हुआ है, दिस इज़ द आइरिस, है ना, ये पार्ट आइरिस है। तो इसका क्या काम होता है कि इसका काम होता है रेगुलेट करना लाइट को, कि वो हमारी आँख में एंटर जितनी हो रही है उस लाइट को रेगुलेट करने का काम होता है आइरिस का। ये हमारी आँख में आने वाली लाइट को रेगुलेट करता है। द आइरिस इज़ टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय मीन्स ऑफ एन इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल। इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल, ये सिलेरी मसल ही है जो उसको कन्वर्ट कर रही हैं। अब जैसे कैसे होता है, अब आप किसी भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली लाइट में गए तो तुरंत आपकी आइरिस क्या करेगा, उस आपकी आइज़ को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि आँख में आने वाली लाइट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, जिससे कि जो आई यहाँ पे आ रही है, जैसे सपोज़ करिए कि आप गए यहाँ पे, ये लग रहा है आइरिस, ये हमारी लेंस लगी हुई है। दिस इज़ द रफ स्केच, है ना, आप समझ लेंगे, क्लियर है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट एंटर हो रही है तो तुरंत ही ये जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस का साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब लेंस का साइज़ छोटा हो जाएगा तो जो ये रेस ये वाली आ रही है सब कट हो जाएंगी। तो जो रे का अमाउंट है आपकी आँख में जो एंटर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि तुरंत ऐसा ना हो इतनी हाई लाइट देख के आपकी आई पे कोई डैमेज हो जाए। तो ये आइरिस का काम है टू रेगुलेट, थोड़ा सा लिख देते हैं हम, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पे क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 9th 10th सबकी फिजिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आप जाके अपना वो चेक करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर कोई किसी भी बच्चे को क्वेरी है तो वो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। तो अपनी स्टडीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, तो क्या काम है, फंक्शन क्या है आइरिस का, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय मीन्स ऑफ एन इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो आपने ये नोटिस भी किया होगा, अगर आप कहीं भी मतलब अंधेरे में बैठे हुए हैं, है ना, अंधेरे में हैं, सडनली कोई लाइट ऑन कर दे, या फिर सडनली आप एकदम रूम से बाहर निकले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जली हुई है, तो आपकी आइज़ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे सिकुड़ने लगती है ना, ऐसे सिकुड़न सी होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि ये जो आइरिस है ये आपकी लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि एकदम अंधेरे में से जाके आपकी आँख में एट ऑफ सडन इतनी सारी लाइट ना एंटर हो जाए, तो ये उसको रोक रहा है। तभी तो फिर आप धीरे धीरे फिर आपकी जो आई है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आती है, यानी कि धीरे धीरे आइरिस उसको रिलैक्स मोड पे लेके आता है। आप टोटल जो भी लाइट है उसको फेस करते हैं उस रूम की, बट एट अ मोमेंट जैसे ही आप एंटर होते हैं आपकी आँख थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बिकॉज जिससे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई में एंटर हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आइरिस, एंड आइरिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। और आपको ये पता होगा, जिन बच्चों ने ये चीज़ फील नहीं की है वो आज रात को सब करके देखेंगे, रूम में बिल्कुल अंधेरा करेंगे, फिर या तो सडनली लाइट ऑन कर देंगे, या फिर आप सडनली किसी और रूम में जाएंगे, एकदम से बाहर निकलेंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होगी, देन यू विल फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर आइरिस टू मिनिमाइज द लाइट एंटरिंग इनटू योर आइज। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पिपल। इसका फंक्शन देखते हैं। राइटिंग समझ में आ रहा है ना, थोड़ा गंदा हो रहा है आज, ओके, ट्राई करते हैं, थोड़ा सही लिखते हैं। हाँ, तो पिपल, इसका क्या फंक्शन है, पपिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइट। देखो, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज हाई, जो पपिल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है सो एज टू रिड्यूस द लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, ये जो आपका आइरिस था इसने क्या किया,
इसने सिर्फ अमाउंट ऑफ लाइट को वो किया, क्या बोलना चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट किया, है ना, अंदर जाने से। अब जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो क्या हो रहा है, आपका पपिल। पपिल जो है बीच में जो बिल्कुल ये होल था, जैसे ही आयरिस ने लाइट को कम किया, है ना, रेगुलेट किया, तो क्या चीज़, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन तो पूरा कर दिया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो था हमारा पपिल। जब लाइट एंटर हुई और उसके बाद उसमें जो लाइट एंटर हुई, आयरिस ने उसको रेगुलेट किया, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो किस में हुआ था, पपिल में, क्योंकि पपिल यहाँ पे सेंटर में है। आयरिस यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन पे प्रेशर आया तो ये पपिल जैसे पपिल का क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ, जिससे कि अमाउंट अंदर जाए वो कम जाए। इन दोनों का फंक्शन एक साथ होता है, ऐसा नहीं है ये अलग अलग है। आयरिस और पपिल का फंक्शन एक साथ होगा। जैसे ही आप अंधेरे से लाइट में जाएंगे, आपका आयरिस अमाउंट को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कैसे करेगा, जैसे कंट्रैक्शन होगा पपिल में, जिससे कि कम से कम लाइट आपकी जाएगी। और ऐसे ही क्या होता है, अगर आप लाइट में से एकदम अंधेरे वाले पोर्शन में आए तब भी सेम चीज़ होती है कि लाइट में से आप एकदम अंधेरे वाले पोर्शन में आए हो तो भी आपके आइज़ में कुछ ना कुछ मतलब लाइट को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं और फैला के देखने की कोशिश करते हैं अंधेरे में कि मुझे कुछ दिख जाए। तो आइरिस एंड पपिल आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, और इन दोनों का फंक्शन एक साथ है, वो हमने अभी समझा है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, वर्किंग ऑफ आई। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ द आई। ठीक है, कि आई आपकी आँख काम कैसे करती है। जो आई है वो, उसमें क्या होता है, लाइट की रेज एंटर होती है ना। ये फिर से मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ। जिन बच्चों के पास कंपास वगैरह लेके बैठे हैं वो एक अच्छा सा डायग्राम बना लें, और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आई का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है, तो आप उसको भी बना के प्रैक्टिस कर लें कि हमें पूरे पार्ट्स को दिखाते हुए डायग्राम भी बनवा लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो जो लाइट रे एंटर होती है आई में, वो कहाँ जाके फोकस हो जाती है, रेटिना पे। सबको ये पता है उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस बना है तो कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी पीछे, कहाँ पे, रेटिना पे बनेगी, है ना। तो अब आपको देखना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जो आँख के अंदर जाती है, वो तो सारा हमारा कहाँ से हो जाता है, कॉर्निया से ही हो जाता है। ये ओनली जो फाइनल फोकसिंग होती है वो कौन डन करता है, वो करता है आई लेंस। जो फाइनल फोकस होके इमेज बनती है वो आई लेंस बनाता है। बाकी जो मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ से हो जाता है, कॉर्निया से ही हो जाता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ से है, कैसे देखा, मान लीजिए कोई इनफाइनाइट पे कोई चीज़ है, ये आई है ना, यहाँ से थोड़ी हुई, फिर यहाँ से थोड़ी और यहाँ तक गई, फिर यहाँ से और हुई, तो ये जाके यहाँ पे कहाँ पे, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। इस तरह से आई में इमेज बनती है, और जो भी चीज़ है हम उसको देखते हैं। और रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो विजुअली इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक ही काफ़ी थी, दिख तो काफ़ी रहा है। तो दो आंखें इसलिए हैं जिससे कि आपका व्यू वाइडर हो जाए, है ना, वाइडर व्यू हो जाए। ये है हमारा 2 आइज़ का रीज़न। 2 आइज़ क्यों है, जिससे कि व्यू हमारा वाइडर हो जाए। और व्यू अगर वाइडर होगा, देखो एक आँख से अगर आप कोशिश करेंगे तो हॉरिजेंटली 150 डिग्री का व्यू आता है, और अगर आप दोनों आँखों से देखेंगे तो 180 डिग्री, यानी कि पूरा आप देख सकते हैं। इसलिए जो है हमारी 2 आइज़ होती हैं, ताकि हम पूरा 180 डिग्री तक सब कुछ देख सकें। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी कम है, तो जो हमारी लाइट के मतलब इंटेंसिटी कम है, तो हमारी दोनों आँखों को देखना उस चीज़ को इजी होगा कंपैरेटिव टू एक आँख। अगर मान लो आपके पास एक आँख है तो कोई बहुत लाइट इंटेंसिटी की चीज़ है, हो सकता है वो आपको ना दिखे, उसकी इमेज ना फॉर्म हो। लेकिन अगर आप कोई लाइट इंटेंसिटी की चीज़ भी दोनों आँख से देखेंगे तो आप उसको ईजिली देख पाएंगे।
ठीक है। और जो इमेज फॉर्म होती है हर एक आई से वो बहुत स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, और फिर हमारा जो माइंड है वो इतना अच्छा है कि वो दोनों इमेज से इंटरप्रिटेशन बनाता है और एक एग्जैक्ट लोकेशन अपने अकॉर्डिंग गाइड करता है। इसलिए भैया 2 आँखें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमारा 180 डिग्री का विज़न हो जाता है, दूसरा अगर हमारी कोई लो इंटेंसिटी की चीज़ है तो उसको हम 2 आइज से बहुत ईजिली देख सकते हैं, है ना। और तीसरा हमारा क्या है कि 2 डिफरेंट स्लाइट इमेज बनती हैं, स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, फिर माइंड हमारा इंटरप्रेट करके बिल्कुल सही लोकेशन को पता कर लेता है, ठीक है। डेट्स वाई हमारे लिए 2 आँखें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कोई भी ना सोचे कि एक आँख क्यों है, दो क्यों है, एक आँख क्यों नहीं है, ठीक है। जो चीज़ है भाई सबका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा MCQ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, बीच बीच में बताते रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है MCQs आते हैं और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, जो हमारी रेटिना होती है ना, रेटिना पर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं मोस्टली। कुछ तो होते हैं हमारे रोड सेल्स और कुछ होते हैं हमारे कॉन सेल्स। कौन से सेल्स? कॉन सेल। तो जो रोड सेल्स होते हैं ये अराउंड 100 मिलियन होते हैं। कभी कभी MCQ में इनका नंबर पूछ लिया जाता है, और ये होते हैं 10 मिलियन। कौन से होते हैं ये? कितने होते हैं? 10 मिलियन। रोड सेल्स हमारे 100 मिलियन होते हैं, और जो हमारे कॉन सेल्स होते हैं वो हमारे 10 मिलियन होते हैं, ठीक है। सॉरी, अब आप ये सोच रहे होंगे ये रोड और कॉन सेल्स होते तो हैं, बट इनका काम क्या है ना। तो इनका काम क्या होता है? तो ये जो रोड सेल्स होते हैं, रोड सेल जो इतने सारे हैं, देखो जब हमारी आँख में लाइट पड़ती है तो हर लाइट की इंटेंसिटी भी अलग होती है और हर लाइट का कलर भी अलग होता है। तो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है, ऐसा तो नहीं होता कि आप ब्लू कलर की कोई चीज़ देख रहे हैं उसकी इमेज ब्लैक बन रही है या फिर पर्पल बन रही है ना। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ स्पेशल केसेस में कलर ब्लाइंडनेस भी होती है ना। वो अभी हम बताएंगे वो कैसे होती है और क्यों होती है। लेकिन अगर हम एक आइडियल केस देखें तो उसमें जिस कलर की आप चीज़ देख रहे हैं वही कलर की इमेज बनेगी। तो वो जो कलर और इंटेंसिटी का काम होता है वो इन 2 सेल का होता है, रोड सेल एंड कोन सेल, ठीक है। जो रोड सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये काम होता है रोड सेल्स का। यानी कि ये देखा जाए तो किसको? ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है, कितनी उसमें ब्राइटनेस है, इसलिए ही ये ज़्यादा है, जिससे कि हल्की से हल्की ब्राइटनेस को भी ये डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कोन शेप का सेल्स का काम होता है, उनका काम होता है, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस परसेप्शन ऑफ कलर, किस कलर की लाइट आ रही है, ये कौन बताते हैं? कोन सेल्स बताते हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर ये 10 मिलियन है, अगर ये कम हो जाते हैं तो जो कलर ब्लाइंडनेस अगर इनका लैक हो रहा है तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है? कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपसे MCQs में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो आप उसमें कौन सेल्स पर टिक कर देंगे। क्लियर है? अगर एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी सी MCQs के लिए बताती हूँ, ये आपके वैसे उसमें सिलेबस में नहीं है बट MCQs में पूछा जा सकता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को नहीं देख सकते, है ना। ह्यूमन बींग्स अल्ट्रा वायलेट लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन जो बीज होती हैं, बीज मधुमक्खी वगैरह, वो उनके पास ऐसे कौन सेल्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख लेती हैं, वो डिटेक्ट कर लेती हैं। आई बात समझ में? हमारे पास ऐसे कौन सेल्स नहीं है कि हम अल्ट्रा वायलेट देखिए, किसी ने अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं देख सकते ना। हमारे लिए लाइट है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी अल्ट्रा वायलेट है, कौन सी इंफ्रारेड है, नहीं। लेकिन जो बीज हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं, बिकॉज उनके पास वो कौन सेल्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट, जो सेंसिटिव है अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए, ठीक है, इसी वजह से। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आपके में टॉपिक है कि कलर ब्लाइंडनेस,
जो कलर ब्लाइंडनेस है मैंने बता दिया वो किसकी वजह से होती है, लैक ऑफ कॉर्न सेल्स की वजह से होती है। और ये एक तरह का डिफेक्ट है। क्या है ये? एक तरह का डिफेक्ट है, लैक ऑफ कॉर्न सेल्स। डेट किसी किसी को क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर कलर से ब्लाइंडनेस होती है ना। किसी किसी को सारे कलर से नहीं होती है कि बस उनको ग्रीन नहीं दिख रहा है या फिर ब्लैक और ब्लू में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनकी आइज़ में ना उस पर्टिकुलर कलर का कोन सेल मिसिंग है ना, या फिर वहाँ पे इस पर्टिकुलर कोन सेल की कमी है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई है, ये एक तरह से डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है, आइडियली नहीं होता है बट कुछ केसेस में ये हो जाता है। इस केसेस में जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो टू कलर्स को कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम फील करता है। लाइक जैसे चलो ठीक है, अंधेरे में आप देख रहे हैं, आप ब्लू और ब्लैक को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, डेट्स ओके। इसको ये नहीं समझने बैठना कि हमें तो कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन अगर आपकी ब्राइटनेस हाई है, विजिबिलिटी अच्छी है, तब भी कोई अगर इंसान ब्लू या ब्लैक या फिर कोई भी एक से कलर स्काई ब्लू, ग्रीन या कोई भी टू कलर्स को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है, देन मे बी ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज़ अ टाइप, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ अ कलर ब्लाइंडनेस, तो इट इज़ अ डिफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोन सेल्स दैट रिस्पोंड टू सर्टेन कलर। ठीक है, किसी को हर कलर से ही हर कलर की ही ब्लाइंडनेस होती है और किसी को किसी पर्टिकुलर कलर की ब्राइटनेस होती है। तो डिपेंड करता है कि किसकी आई में कौन से कलर का कौन सेल मिसिंग है। ठीक है, ओके। और आपने देखा है कि जो वो होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जब दिए जाते हैं तो कलर ब्लाइंड जो पीपल होते हैं उनको नहीं इशू किए जाते, क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट को नहीं देख पाते। हो सकता है उनको ग्रीन कलर से हो या हो सकता है उनको रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस हो, है ना। तो सेफ्टी पर्पज़ से ये हम मतलब इशू नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। आप देख रहे हैं कि हमारा जो विज़न है उसका क्या परसिस्टेंस होता है। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन जो है वो इमेज को जो इंटरप्ट करता है वो एकदम से डिसअपियर नहीं होती। अगर हमारे ब्रेन पे कोई भी इमेज फॉर्म हुई है तो वो एट द मोमेंट नहीं डिसअपियर होती है, इमीडिएटली मैं ऐसे पॉइंट लाइन नोट्स बना दे रही हूँ जिससे कि आपको रिवीजन में इजी रहे। डज नॉट डिसअपियर इमीडिएटली, है ना, एकदम से वो डिसअपियर नहीं होती है। ये परसिस्ट रहती है, रिमेन्स रहती है कितने टाइम के लिए? इट रिमेन्स फॉर 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/6 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का भी 1/6 यानी कि 6th पार्ट है एक सेकंड का भी। समझो हम एक सेकंड को फिजिकली नहीं रियलाइज़ कर पाते तो 1/6 पार्ट कितना छोटा होगा उसको हम कैसे रियलाइज़ कर पाएंगे। लेकिन ये टाइम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। दिस टाइम इज़ टू स्मॉल टू फील फिजिकली। आप इसको फिजिकली नहीं फील कर सकते। ठीक है, बहुत छोटा टाइम है, हम तो एक सेकंड को भी नहीं फील कर पाते। लेकिन ये हमारी आई में इतनी देर तक के लिए ये ब्रेन में रहता है। और आपका MCQ यहाँ से बनता है कि हमारी जो ब्रेन है या ह्यूमन आई है उसकी परसिस्टेंस ऑफ विज़न कितना है। तो कितना है? 1/6 ऑफ अ सेकेंड। इसके ऑप्शन में कहीं आपको 1/2 मिलेगा, कहीं 1/4 मिलेगा, कहीं 1/12 मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज़ द राइट आंसर इज़ 1/6। यहाँ पे साथ के साथ हम आपके MCQs भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टॉपिक से क्या बन सकता है। हाँ, तो 1/6 है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। अगर आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हमारी आँख के सामने एक फ़ोटो आया या एक पिक आया और दूसरा पिक हमारा 1/6 से पहले आ गया, है ना। एक पिक हमारा आया, दूसरा पिक 1/6 सेकेंड होने से पहले ही आ गया, तो वो हमें एक ऐसा लगेगा जैसे हमारे सामने पिक्स नहीं आ रहे हैं, एक पिक्चर चल रही है, एक कंटिन्यूटी का एहसास होगा हमें। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से पुराने वाली तो इमेज हटी नहीं थी, उससे पहले ही हमारी दूसरी आ गई। तो वो हमें एक सीक्वेंसिंग लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मूवी हमारे सामने चल रही है इंस्टीड ऑफ पिक्चर। ठीक है, इंस्टीड ऑफ पिक्स लिख देती हूँ, है ना। इफ़ परसिस्टेंस ऑफ विज़न कितना होगा? लेस देन 1/6 से कम होगा तब।
समझ में आ गया। इसलिए ये जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं इसमें इमेज के बीच में, एक से दूसरी इमेज के बीच में 1/24 सेकेंड या फिर मतलब 1/6 से कम का ही गैप रखते हैं, ठीक, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि एक मूवी चल रही है, कंटिन्यूटी में चल रही है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन आई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इससे आपको लर्निंग करने के लिए इजी होगा। अच्छा हाँ, जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और 1 मिनट और मैं आपका लूँगी, अगर आपके फैमिली में कोई भी XYZ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, टेट हो, पैट हो, सुपर टेट हो, KVS हो या कोई भी हो, तो हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस चल रही हैं, जीके की भी चल रही हैं, GS वगैरह की चल रही हैं और रीजनिंग भी चल रही है। तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए आप वीडियोस को, सो डैट उनकी लर्निंग एडअप हो सके, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं 10th में, उन बच्चों को भी बताइए कि यहाँ पे आपको ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप यहाँ से लीजिए, पढ़ाई करिए और अपने मार्क्स अच्छे लेके आइए, ठीक है। हाँ, तो क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल so as to see nearby objects as well as distant, सिर्फ पास के नहीं देखने हैं, as well as distant objects is called accommodation। यहाँ पे हम लिख इंग्लिश में रहे हैं बट पूरा आपको हिंदी में समझाया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी तरह की कोई इशू होगा समझने में। क्लियर? तो एकोमोडेशन एक्चुअली में आँख की, जब आपने देखा था कि आई लेंस को एडजस्ट कर रही थी ना सिलियरी मसल, अभी हमने जो शुरू में ही देखा था कि सिलियरी मसल्स का काम ही क्या था कि आई लेंस को एडजस्ट करना, ये था ना। तो एकोमोडेशन उसी से रिलेटेड है। एकोमोडेशन में भी क्या होता है कि इट इज़ द पावर या एबिलिटी है आई की टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, जिससे कि वो पास की या फिर दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकें। अब आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा पास चीज़ है तो आप उसे ऐसे आँख को सिकोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा दूर है तो आप ऐसे फैला के देखेंगे, अरे क्या है, मुझे दिख नहीं रहा और फैलाता हूँ, है ना। तो ये जो एबिलिटी है आपकी आई लेंस की, जिसको एडजस्ट, इसमें क्या होता है ना, जब आप फैला के देखते हैं तो आपकी जो लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ को ऐसे बढ़ाता है कि दूर से ऐसे आने वाली चीज़ को भी कन्वर्ज करेगा। तो ये जो एबिलिटी है आई की कि वो फोकल लेंथ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है कि उसे पास से देखनी है या फिर पास की चीज़ देखनी है या दूर की देखनी है, सिलियरी मसल के हिसाब के हेल्प से। जो आई की एबिलिटी है कि वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है सिलियरी मसल्स की हेल्प से दूर या पास की चीज़ को देखने के लिए, उसी एबिलिटी को, उसकी काबिलियत को एकोमोडेशन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए MCQs लिख दे रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। जो डिफेक्ट्स हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफेक्ट्स ऑफ आईज, एंड थोड़ा सा आपके NCERT में आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बहुत थोड़ा सा है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले कुछ आपके लिए MCQs हैं जो आपको करने हैं। जो अभी हमने सब पढ़ा है सब उसी से रिलेटेड है, डोंट बी पैनिक, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, हम सारा ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आपका मिस हो जाएगा। रोड शेप्ड सेल, गलत हो गया, जो हमने पढ़े थे रोड और कोन शेप, है ना। तो रोड शेप सेल्स सेंस, क्या सेंस करते हैं आपको बताना है, ठीक है। फिर सेम विद कोन, जो कोन शेप्ड सेल्स थे वो क्या सेंस करते हैं, ये कल आपको बताना है कौन सी पार्ट, लाइट के कौन से पार्ट को सेंस करते हैं। ये आप सभी का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बताएंगे, है ना, कि इनका आंसर क्या होगा। और देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपके MCQs में पूछे जाते हैं। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन, कहाँ बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज आई पे कहाँ बनती है, आई के कौन से पार्ट पे बनती है, ये भी आपको बताना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज क्लियर, ये बताना है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक मैं आपको एक छोटी सी बात और रिमाइंड करा देती हूँ। आपने यहाँ पे देखा था कि जो परसिस्टेंस ऑफ विज़न है वो 1/6 है, 1/6 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कितनी दूरी पे वो जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विज़न है, कि बिल्कुल कहते हैं ना आँख के बिल्कुल पास रख के भी मत पढ़ो, है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विज़न एक गुड आई के लिए वो है 25 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे आई कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है वो है इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या है? इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे पूछ लें आपसे एक क्वेश्चन में कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विज़न फॉर एन आई इज़, तो कितना होगा? 25। और अगर आपसे मैक्सिमम भी पूछ लिया जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विज़न, ये मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विज़न, तो ये कितना होगा एक आई के लिए? आपको भी बताया है इनफाइनाइट। दूर से आने वाली चीज़ तो आँख इनफाइनाइट वाली भी देख लेगी, लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर बिल्कुल आँखों के आगे लगा के कोई बच्चा बुक पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है ना। तो उसको कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी, और वो मिनिमम डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर। आइडियली 25 सेंटीमीटर पे अगर आप बुक रख के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी, और सेकेंडली वो आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। वहीं आप बिल्कुल स्क्रीन को, फ़ोन की स्क्रीन को लेट के ऐसे बिल्कुल आँख से गड़ा के देखते हैं तो वो आपकी आइज़ को एडवर्सली, सूनर और लेटर एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। तभी आजकल सजेस्ट किया जाता है कि आप टीवी देखिए इंस्टेड ऑफ लेट के फ़ोन देखने की जगह, या फिर आप अगर आप वीडियोस या कुछ भी देख रहे हैं तो एक डिस्टेंस पे फ़ोन रखिए, आराम से टेबल चेयर पे बैठिए और तब देखिए, सो डैट मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपकी आइज़ और ऑब्जेक्ट के बीच में बना रहे, जिससे आपकी आइज़ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो। आज अभी इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसका सेकेंड पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ विज़न वगैरह सब कवर करेंगे। थैंक यू।